अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने हालिया इंटरव्यू में The Pakistani and Qatari systems, they don't quite have the First Amendment and freedom of the press. पाकिस्तान में क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे मीडिया आजाद नहीं है, प्रेस आजाद नहीं है। बल्कि मैं यहाँ तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि अमेरिका के उस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए गए हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह प्रेस की आजादी नहीं है। भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान हैं, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और इन्हें बताया गया कि आप एक टिश्यू पेपर है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छी तरह हमारा गंद उठाएंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत रहेगी, आप हमारी जेब में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने काम ना किया तो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप देंगे, 100 साल, सिर्फ अपनी तालीम की वजह से। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए, उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। भारत G7 का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। अब वो 50 मेंबर पार्लियामेंट जो है बरतानिया के, जब वो ये कहते हैं जी आजाद कश्मीर में जो सूरत हाल है इसको संभालें आप, ये तशवीशनाक है। अच्छा, लोगों की लाशें नहीं दी जा रही। पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए ना, भारत की इकोनॉमी हो गई है $4 ट्रिलियन की, तो एक मेजर इकोनॉमी तो है। जीडीपी उनकी भारत 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, और वो तरक्की भी आगे भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का GSP+ स्टेटस इस चीज की डिमांड करता है कि आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ये दोनों नहीं है। चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें, या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें, या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हु इज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ, मिसेस विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निकी हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, MIT के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवलरी विद द चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा के। बल्कि मैं यहाँ तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि अमेरिका के उस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी, हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। आज की हालात ये है, अगर गूगल करके आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, क्योंकि इन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहा करके। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ, स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने कई अपनी जो स्टेट की जॉब्स थी वहां से बैचलर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, इन्हें मिले। बाबा बाइडन ने पिछले दिन तकरीर फरमाई तो उन्होंने बड़ा ब्रैग करने की कोशिश की कि 1 लाख की जॉबें हैं जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं। शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये ब्रैग करने की बात नहीं, ये रोने की बात है। इस पे आपको रोना चाहिए, सितम ज़रीफ़ी पे रोना चाहिए कि बाहर से लोग आके अब आपको जिंदा सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट बनाया। और अब ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ से कि यहाँ से कनाडा से तो लोग मुसलसल जा रहे हैं वापस, वहाँ पे हालात खराब है। अमेरिका से भी अब लोग वापस जा रहे हैं। भारतीय बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो बिल्कुल तनख्वाह भी अमेरिका जैसी देते हैं और उनके पैकेजेस भी अमेरिका से अच्छे हैं।
तो लोग अब जो है भारतीय वो बल्कि दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। तो ये इसके पास जो काश पटेल अगर CIA हेड बनते हैं, दैट विल बी नेक्स्ट थिंग, दैट विल बी नेक्स्ट। और दूसरी तरफ चलते हैं, कैमला हैरिस कौन थी? वो भी भारतीय थी। यहाँ पे उनकी तस्वीर मैं देख रहा था अगले दिन, व्हेन शी वाज 2 or 3 years old, उनकी माँ जो थी शलवार कमीज पहन के बैठी, बल्कि कैमला नाम इज इंडियन नहीं। वर्सेस अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे काश पटेल क्यों नहीं पैदा हुआ? वहां पे विवेक रामास्वामी का यहाँ हमारी 2nd जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, यहाँ उनमें पैदा क्यों नहीं? उषा वैंस उनमें कोई नहीं। क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूँ जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। तो उनमें उषा पटेल कहां से है? उसमें काश पटेल कहां से है? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से है? निकी हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मैं आपको बता सकता, नाम अच्छा लेना में मुनासिब नहीं है, इस हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा के 2-3 जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं वी आर मिलियनर्स, सारी दुनिया उनके झगड़े देख रही है, किस तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपका पाक पैक है, मेरे वतन अजीज के डॉक्टरों की कई ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे के ऊपर केसेस कर चुके हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, दस्तों के रिबान है एक दूसरे के साथ, ऊपर या आगे जाने की बजाय एक दूसरे के साथ। और अफसोस के साथ है कि उनकी तवज्जो की मरकज लोकल पॉलिटिक्स नहीं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी यहाँ बैठ के भी मुर्शद के पीछे चल रहे हैं, मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बात है इन लोगों को क्या या तो फिर ये काला जादू है, वाकई इसको मानना चाहिए चीमा साहब कि जो जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थी, काले बकरे छत के ऊपर फेंके जाते थे, जो सुर्ख मिर्चें जलाई जाती थी, या तो फिर वो काम कर रहा है। और पर इन्होंने कहो IMF के देने यार को बंदे उन्होंने को पैसे ही ले लो उनको। अगर जिन है ने वाकई जो जादू कर दिया आपने, या अपना के ऊपर भी जादू है, डॉक्टरों के ऊपर भी जादू है कि वो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे, वो अमेरिका के अंदर रहते यही है, रहना भी यहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे। काला जादू नहीं तो और क्या है? क्या वजह है? I'm speechless, I'm ashamed matter of fact। जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप देंगे, 100 साल सिर्फ अपनी तालीम की वजह से। चले फिर इनकी ख्वाहिश यही है चीमा साहब, तो फिर ठीक है, काला जादू सर चढ़ के बोल रहा है हर एक के। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी तो ईरान से एक तो चीज है कि भारत तेल नहीं खरीद पाएगा, दूसरा चाबहार जो पोर्ट बनाई जा रही है वहां पे उसके ऊपर भी उन सैंक्शंस का इतलाक होगा। चाइना इस वक्त ईरान से तेल ले रहा है, वो भी तेल नहीं ले पाएगा, ईरान के ऊपर सैंक्शन आती है। फिर भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान हैं, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका, दे आर फीलिंग बेटर। और कोई, मैं हमेशा कहता हूँ, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की, और जैसे कि आप जानते हैं G7 में इनकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए, उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो PM मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लोगों पे या इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो वो भारत का साथ देंगे, लेकिन जब तक PM मोदी प्राइम मिनिस्टर है जब तक। तो सर, ये मोदी जी की अचानक से इतनी तारीफ जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या रीजन है? इसलिए कि कुछ दिनों से तो काफी एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा था, तो अब अचानक से जो तारीफ शुरू हुई है, आपके ख्याल से वो क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो छोटा मोटा मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये सीखा है कि अगर आप सो कॉल्ड दूसरे को तोड़ ना पाओ या अपने साथ जोड़ ना पाओ, तो आप उसके साथ जुड़ जाओ। दिस इज अ वेरी गुड डिप्लोमेसी। मुझे लगता है कि ईरान वॉर ने शायद अमेरिका को एक बात तो सिखा दी कि कंट्रीज उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर वॉर जैसी सिचुएशन है। भारत के मामले में भी यूएस ने ये जरूर देख लिया कि इंडिया को टैरिफ के ऊपर झुकाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, ऊंचा नीचा किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप इंडिया को या इंडिया जैसी कंट्री को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। जैसा कि समझा गया था कि टैरिफ आ गया तो समझ लो बम फट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इकॉनमी तहस नहस हो जाएगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी वगैरह।
सो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ये रियलाइज जरूर कर रहे होंगे, उनके एडवाइजर्स भी, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने तो शुरू से कहा था कि जनाब ये टैरिफ वाला जो चक्कर चला रहे हो ये आप कुछ अच्छा नहीं चला रहे हो, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो ये वाला केस हार रही है और काफी हद तक टैरिफ रिलेटेड कंट्रीज को उन्हें रिफंड भी करना पड़ेगा। ऐसा अभी तक की सिचुएशन है, वो करें या ना करें। बात निकल कर आती है कि तारीफ कर रहे हैं या, मुझे तो आज तक कभी भी ट्रम्प ये बोलते नहीं सुने गए कि भारत या मोदी खराब है, दुनिया के लिए खराब है, उनके लिए खराब है, या किसी के लिए भी खराब। हमारे और उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ दो जगह लोगों ने इंटरप्रेट किए, दुनिया ने इंटरप्रेट किए। एक है कि यस उन्होंने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया, और उन्होंने ये भी देख लिया दुनिया ने कि अगर एक कंट्री एडमेंट हो जाए कि नहीं जी हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूएस कहता है उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सो कॉल्ड डिफरेंस दिखा, और दूसरा दिखा टैरिफ का। इसके अलावा दुनिया की ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे डिफरेंसेस दिखे हैं, और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन डिफरेंसेस के बावजूद, तो पहले तो यही बात होगी कि वो डिफरेंसेस क्या है। सो मेरा आकलन कहता है टू इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज डिस्कस थिंग्स, दे मे नॉट थिंक अलाइक। हमारी और उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। दो इंटेलिजेंट माइंड का यही होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया दिन में कि रात है और रात में दिन है, तो हमने भी कह दिया दिन में रात है और दिन में रात में दिन है। सो ऐसा नहीं, और मुझे लगता है कि वो बड़ा मतलब इस बात को शायद समझ रहे होंगे, और उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी को ब्रेक करना मुश्किल है, तो मोदी को अपने साथ चलाओ। उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी के होते हुए सरकार में भारत को किसी भी बात के ऊपर दबाव लाकर नीचे करना इम्पॉसिबल होगा, शायद वो भी उन्हें दिखा होगा। आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी सी कहावत है कि मेक्स थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड सो दैट पीपल कैन परफॉर्म बेटर। बड़ी सिंप्लिसिटी की बात है। आरजू काजमी साहिबा सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छा बोल रही है। अगर बोलूंगा तो जाए बात है, सुंदर आरजू साहिबा मेरे से अच्छे सवाल पूछेंगी, सरल सवाल पूछेंगी। अगर डिफिकल्ट तरीके से मैं पेश आऊंगा तो वो भी डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे। टिट फॉर टैट वाली बात होगी। लेकिन सर वो तो चाइना की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। चाइना की और अमेरिका की तो कभी नहीं बनी। पहले आप यहाँ तो हमेशा से रही है, थोड़ी बहुत बीच में टेंशन हो गई कि, लेकिन चाइना के साथ तो हमेशा का उनका एक कंपटीशन रहा है। और ऐसा वो चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, और उनको ऐसे उन्होंने इन्वाइट भी किया है, अमेरिका विजिट का भी कहा है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प किसी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं आपको क्या ईरान की वजह से? देखिए बड़ी सीधी बात करें तो, जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रही हैं जहां उनसे पूछा गया था कि वर्ल्ड के कोई वो लीडर्स बताइए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये है वो है, तो उन्होंने पहला मोदी का नाम और दूसरा चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों को वो अपने साथ चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान है मुशाहिद सैन सैयद, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में एक ही बंदे को जानता है, उसका नाम है कैदी नंबर 804। डॉक्टर साहब ये जो बात है, कई लोगों का ये कहना है कि ये बेसिकली वो आजकल क्योंकि मुशाहिद साहब जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लार्जली उनका ताल्लुक नहीं है, तो शायद वो पीटीआई की तरफ टिल्ट मारना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो ये उनकी जो इतनी ज्यादा सपोर्ट आ रही है पीटीआई और कैदी नंबर 804 की, दिस इज द रीजन कि वो नून लीग और काफ लीग और बाकियों को सबको आजमा बैठे हैं एंड दे बिलीव कि ये ऐसी पार्टी है जहाँ पे स्पेस है तो शायद मुझे अकोमोडेट कर ले जाए, या कि आप वाकई आप भी इस चीज को बिलीव करते हैं कि ट्रंप को कैदी नंबर 804 याद है? ना उन्हें 804 का पता है, ना इमरान खान का पता है, और ना उसको क्रिकेट का पता है। शाह साहब मैं उससे बड़ा इंस्पायर हूँ, ही इज अ बिग पर्सनैलिटी, इज अ बिग स्कॉलर। लेकिन मैंने भी किसी एक सियासतदान, एक मंचे हुए सियासतदान का तज़किया सुना था कि ये खबरों में रहने का बहाना है सिर्फ शाह साहब का, और कुछ भी नहीं। हाँ, बातें तो सही की जा रही हैं कि खबरें, वो जारी बात है अगर आप इसमें करें तो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो इमरान खान की हमायत में खड़ा होता है वो पिक तो करता है। और शाह साहब क्योंकि स्कॉलर बंदे हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, एज ए बड़े नेशनलिस्ट हैं। लेकिन मैंने आपकी जो हमारे आर्मी चीफ साहब की MBS मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मीटिंग है, दैट्स अ बिग सिग्नल, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड द व्हाइट हाउस एंड स्पेशली रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। और आर्मी चीफ साहब के 5 साल की एक्सटेंशन पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, और जो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आज उन्होंने जाके मोहम्मद बिन सलमान को कॉन्फिडेंस में लिया है। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर मीडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सऊदी अरब गए थे, MBS ने कहा जाता है कि सिर्फ $2 बिलियन के तो ज़ाती गिफ्ट दे दिए थे फैमिली को, एंड देन उन्होंने बड़ा असला खरीदा और बड़ा कुछ किया। तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है ही बिलीव्स इन नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म। मतलब को जिसको कहते हैं ना उधार रखते नहीं, ए लोगो ते ए दियो,
ठीक है ना, मतलब बिजनेसमैन है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेकल ट्रांजैक्शनलिज्म। तो लेट्स सी वो इसमें वो जो सही कह रहे हैं एमबीएस की जो ताल्लुकात ट्रम्प साहब से हैं वो पाकिस्तान के लिए भी बड़े अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई जो क्या बोलते हैं अमेरिका का जो राष्ट्रपति पूर्व मतलब कि अमेरिका के जो मतलब कि उपराष्ट्रपति है ना जेडी वेंस, उन्होंने भाई साहब पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लपेट दिया। वो कैसे लपेटा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर प्रेस फ्रीडम नहीं है, इसकी वजह से भाई साहब इस मतलब ईरान और क्या बोलते हैं अमेरिका के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है उसमें देरी हुई। ठीक है भाई साहब, ये कहना है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जेडी वेंस का। ठीक है भाई साहब, मतलब कि भाई साहब आसिम मुनीर के ऊपर जूता मारा है जेडी वेंस ने। मतलब ये कह के भाई साहब कि एक तरीके से उन्होंने कहा है ना कि हाइब्रिड सिस्टम है, कि मतलब कि वहाँ पे वो थोड़ी बहुत इतनी सी डेमोक्रेसी तो खैर है ही नहीं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है थोड़ा सा, और वो क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। मतलब हाइब्रिड से भी मतलब कहूँगा कि भाई साहब मतलब कि 80% मतलब कि 80% से ऊपर पूरी डिक्टेटरशिप ही है भाई। 20% ये समझ लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में 20%, 80% से ऊपर की भाई साहब ये समझ लो कि भाई साहब डिक्टेटरशिप है, प्योर डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है भाई साहब, मिलिट्री राज रहता है ना हमेशा के हमेशा। मतलब कितने सारे मतलब कि भाई साहब जनरल आए हैं पाकिस्तान में, मतलब कि आर्मी चीफ आए जो जिन्होंने भाई साहब खुद को भाई साहब पाकिस्तान से बड़ा कर लिया, और उसके बाद में भाई साहब डिक्टेटरशिप करवा ली। कितने सारे जनरल आपको गिना दूँ मैं। ठीक है भाई साहब, तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ चलती है भाई। ठीक है भाई साहब, इस वजह से भाई साहब लोगों को पता है कि भाई साहब क्या होता है वहाँ पे, प्रेस फ्रीडम कितनी है भाई साहब सबको पता है। ठीक है भाई साहब, और बातें इतनी बड़ी बातें करेंगे करोड़ों की, दुकान के पकौड़ों की। ठीक है भाई साहब, तो भाई अब ये जेडी वेंस ने कर दिया। तो भाई एक बात बताओ यार, भाई पाकिस्तान यार, अभी तो यार तुम भाई अमेरिका में डिनर कर रहे थे, वाशिंगटन डीसी में बैठ कर डिनर कर रहे थे भाई साहब, और डोनाल्ड ट्रम्प तो तुम्हें कह रहा था भाई साहब माय फेवरेट फील्ड मार्शल। ठीक है भाई, तो अब फेवरेट फील्ड मार्शल से भाई अब फेवरेट पीएम मोदी हो गया भाई। ठीक है, तो भारत भाई साहब सबसे पहली बात तो भारत ना डोनाल्ड ट्रम्प की बातों को सीरियस लेता ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब भारत को पता है कि भाई साहब जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना भाई साहब कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन ये पाकिस्तानी जो हैं ये सीरियस हो जाते हैं। ये सोचते हैं अब तो हम चौधरी बन गए हैं दुनिया के, और डोनाल्ड ट्रम्प हमारे साथ में है तो भाई साहब हम तो पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, इस्लाम का परचम लहराएंगे। ये क्या सोचते हैं इस्लाम का परचम लहराएंगे, जैसे कि यही एक है जो इस्लाम का परचम लहराने के लिए आए हैं। बल्कि सऊदी अरेबिया के मुसलमान तो इनको मुसलमान मानते ही नहीं है भाई साहब। वो तो कहते हैं कि भाई साहब नहीं है भाई साहब, ये थोड़ी है मुसलमान, ये वो तो मानते नहीं है। ठीक है भाई साहब, और क्या बोलते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई साहब ये तो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है भाई साहब, तो भाई वो तो ये चीज़ कहते हैं, लेकिन भाई साहब ये इस्लाम के चौधरी बनते हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब हम ही तो हैं इस्लाम में एक वाहिद कौम, ऐसे कहते हैं वाहिद कौम है जिनके पास में एटमी हथियार है। ठीक है भाई साहब, और ये इस्लाम की सलामती के लिए आए हैं। ठीक है भाई साहब, तो ईरान क्या गाजा छीनने के लिए आया है, सऊदी अरेबिया क्या आलू छीनने के लिए आया है भाई। जहाँ से भाई साहब इस्लाम धर्म निकला है वहाँ से वो उनको कुछ मानते नहीं है पाकिस्तानी, सोच रहे कि भाई साहब ना इस्लाम के चौधरी तो हम हैं, सऊदी अरेबिया क्या है, ये ईरान क्या है। इन वजह से ईरान तो भाई साहब देख लो, ईरान की पावर तो भाई साहब आज सब पूरे मिडिल ईस्ट में पता चल चुकी है भाई ईरान की क्या पावर है। ईरान ने मतलब कि भाई अटैक किया मिडिल ईस्ट पर, और भाई साहब मिडिल ईस्ट की हिम्मत नहीं हुई कि भाई एक मिसाइल भी दाग सके ईरान के अंदर। तो भाई ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ भाई अमेरिका जो जूता मार रहा है पाकिस्तान को, भाई साहब पाकिस्तान की असल में औकात दिखा रहा है। ठीक है भाई साहब, वैसे भी पता है क्या बात हो रही होगी भाई साहब, जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना पाकिस्तान से और भी चीज़ें मांग रहा होगा। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें करने को बोल रहा होगा, लेकिन भाई अब पाकिस्तान अब कर नहीं रहा वो सब चीज़ें। ठीक है भाई साहब, कितना खुद को दाव पे लगाएंगे भाई साहब, पूरा तो दाव पे लगा रखा है इन्होंने। ठीक है भाई साहब, ऊपर से ये अमेरिका से पैसे मांग रहे होंगे, बहुत कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही होगी, इसी वजह से तो अमेरिका इनको लपेट रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भाई साहब माय फेवरेट पीएम नरेंद्र मोदी, भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो ग्रेट हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष। भाई क्या क्या बोला उसने भाई साहब, इतनी तारीफ़ें तो भाई साहब नरेंद्र मोदी के जो करीबी है ना उन्होंने कभी नहीं करी होगी। मतलब वैसे तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी मतलब तारीफ़ें सुनने की कोई आदि नहीं है, वो काम पर भरोसा रखते हैं। ठीक है भाई साहब, लेकिन भाई साहब ये जो भाई डोनाल्ड ट्रम्प है ना भाई साहब इतनी तारीफ़ें कर रहा है ना कि बस पूछो ही मत भाई साहब, पूछो ही मत। जो अगर भाई साहब शहद से मीठी भाई साहब तारीफ़ें करने लग जाए तो समझ लो कोई गड़बड़ी है। ठीक है,
भारत की तारीफ़ें करने लगा, माई ग्रेट फ्रेंड, माई ग्रेट, मैंने आज तक लाइफ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा ग्रेट लीडर देखा ही नहीं है, टोटल किलर है, हाँ ठीक है, टफ कुकी हैं, ग्रेट निगोशिएटर हैं, टफ निगोशिएटर हैं। भाई साहब सब कुछ बोल दिया, भाई साहब सब कुछ बोल दिया, और पाकिस्तान की जली पड़ी है। ठीक है भाई साहब, ये जो न्यूज़ है ना भाई साहब, कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, 2-3 दिनों से भाई चल रही है पूरे मीडिया पर, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है, और भाई साहब ये तूफान मच चुका है। अब मैं आपको एनडीटीवी वर्ल्ड का ये स्टोरी पढ़ के बताता हूँ। नो प्रेस फ्रीडम, जेडी वेंस ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर डिले इन रिलीजिंग ईरान एग्रीमेंट। मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान में जो प्रेस की फ्रीडम नहीं है उसकी वजह से मतलब कि भाई क्या बोलते हैं एग्रीमेंट रिलीज़ करने में देरी हो गई भाई साहब, क्या बोलते हैं ईरान वॉर को, ठीक है, एग्रीमेंट जो हुआ है। स्पीकिंग इन पॉडकास्ट कॉल्ड इंटरेस्टिंग टाइम्स विद रॉस Duterte, US Vice President J.D. Vance said that although the US wanted to release the agreement on June 15, they could only do so 2 days later। मतलब कि 2 दिन लग गए भाई साहब पाकिस्तान की वजह से ही। US Vice President J.D. Vance has blamed Pakistan freedom of the press for the delay in releasing the full text of the US-Iran peace deal which was signed recently। ठीक है, speaking in podcast called Interesting Time with Ross Duterte, Vance said that although the US wanted to release the agreement on June 15, they could only do so two days later। We actually wanted to get it out। I think part of the misalignment here is that is the Pakistan and Qatari system that they don't quite have the First Amendment and freedom of the press, Vance said। ठीक है भाई साहब, तो भाई ये ट्वीट किया गया है, क्या बोलते हैं जिसको अब एक्स कहा जाता है, एक्स पर मतलब ट्वीट किया गया है जेडी वेंस के द्वारा। ठीक है भाई साहब, तो भाई नहीं ठीक है, तो भाई अब ये जो है ना मतलब ये ट्वीट तो क्या बोलते हैं आदित्य राज कोल ने किया है और ये बात बताई है। ठीक है भाई साहब, सोर्स है NYT से। ठीक है भाई साहब, तो भाई ये जो मतलब कि भाई ये इंटरव्यू में बोली गई है बात, ठीक है, और भाई क्या चीज़ है, और भाई पाकिस्तान मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान अब करना क्या चाहता है, समझ नहीं आता कि भाई पाकिस्तान अब करना क्या चाहता है। भाई पाकिस्तान अब करेगा क्या भाई साहब, सारी चीज़ें अब पाकिस्तान की उलट हो गई हैं। जितनी हवा में उड़ रहे थे ना कि भाई साहब अब तो ये इन्वेस्टमेंट आएगी, अमेरिका भाई साहब अब क्या बोलते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर जाएगी, ये करेगी, भारत से भी आगे पहुंच जाएंगे। तो बेटे तुम फिर से वही रास्ते पे आ गए हो। ठीक है भाई साहब, तुम्हारी कोई थोड़ी बहुत बात भी सुन रहा था, अब देखो अमेरिका भी भारत की तरफ आ रहा है, अमेरिका को रियलाइज़ हो गया है भाई साहब भारत के साथ में रहने में फ़ायदा है। पाकिस्तान सब में कुछ भी नहीं, पाकिस्तान तो हमारे हथियार भी नहीं खरीदता है, पाकिस्तान तो सारे के सारे हथियार चाइना से लेता है, अमेरिका से क्या खरीदता, कुछ भी नहीं खरीदता, वो तो एड लेता पाकिस्तान से। उनको दबाओ, उनकी गर्दन दबाओ, इस वजह से भाई साहब भारत के साथ में हो गया अमेरिका। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।